हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप लोगों हमेशा पूछते रहते हो मैम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये नहीं आता वो नहीं आता, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे इसको फॉलो करना है। तो आज आपके सारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। जिस तरह से इसे प्रोसीड करना है वो मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरबीआई में हमारे पास क्या वेटेज रहता है, तो आप सभी को पता होगा आरबीआई में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिंपल डिस्क्रिप्टिव में देखें हमारे ईएसआई और एफएम को, तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं दोनों ही एग्जाम में, ठीक है। जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं दोनों में, ठीक। अब ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं आपके, 10 मार्क्स के, राइट। आगे बात करते हैं। अगर मैं सिमिलरली हमारा ईएसआई में होता है कि 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 15 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके यहाँ पर कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के, ठीक। अब एफएम में क्योंकि मैनेजमेंट आता है तो स्टैटिक के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और ईएसआई में मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं या तो प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे या फिर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक बेस्ड रहेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या होगा मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के आएंगे और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स बेस्ड भी हो सकते हैं और यहाँ पर स्टैटिक भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक स्टैटिक वाला आ जाए जो अभी करंट अफेयर्स में या फिर जो अभी न्यूज में था, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी एग्जाम की बात। अब आती है बात कि हमें आंसर राइटिंग किस किस एग्जाम के लिए यहाँ पर सीख पाएंगे। तो देखो, रेगुलेटरी बॉडीज होती है हमारी, तो आरबीआई के लिए ये जरूरी है, सेबी के लिए भी आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं हमारे नबार्ड के लिए, तो वहां भी जरूरी है ये। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हर एक एग्जाम में रहता है। एडाई में आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है बट लिखना तो आप ही को पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स आपके क्लियर नहीं हो सकते। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कैसे इसे क्लियर करना है, तो देखो, सबसे पहले तो ना आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये बात कि कोई भी हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर है तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप प्रिपरेशन शुरू करो आरबीआई की, 1 महीने पढ़ा, 2 महीने नहीं पढ़ा, फिर तीसरे महीने से चौथे महीने से फिर पढ़ना शुरू किया, ऐसे तो बात नहीं बन सकती। 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसा नहीं है कि रोज एक क्वेश्चन उठाया लगा लिया, कुछ और चीजें पढ़ी नहीं, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, स्टैटिक भी पढ़ना है, थोड़ा सा बेस होना जरूरी है। बिना बेस के लिखोगे कैसे। लिखने के लिए अब बेस बन गया, करंट अफेयर्स नॉलेज आ गई, अब उस नॉलेज को पन्ने पर कैसे उतारना है ये भी आप ही का काम है। अब यहाँ पर अब जब आप टैकल कर रहे हो क्वेश्चन को, तो टैकल करते टाइम क्या याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि अब आप किसी को बता रहे हो कि आपको कितनी नॉलेज है, और आपको शो ऑफ भी नहीं करना, और या ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलना है। आपको एग्जैक्टली जो उन्होंने पूछा है वो बात बतानी है, उसको एक तरीके से बतानी है, और यहाँ पर उनको इम्प्रेस भी करना है। तो ये सारे काम आप कैसे करोगे, अपने आंसर राइटिंग के थ्रू कर रहे हो। इसीलिए अब आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कोई आंसर लिखा, वो आंसर लिखकर आपने सोचा आज तो मैंने बेस्ट आंसर लिखा है, नहीं, उसमें कुछ गलतियां डेफिनेटली हो सकती हैं, उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। ये आप या तो अपने साथ के जो दोस्त हैं उनसे पूछ सकते हो, या अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, अपने गाइडेंस ले सकते हो कि भाई मैंने ये आंसर लिखा है, आप इसको रिव्यू कर मुझे बता दीजिए इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या आपका फीडबैक है, राइट। तो ये सारी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं अब हम यहाँ पर किस तरह से हमें स्ट्रक्चर करना है हमारे आंसर को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे पास में एक डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन करते हैं हम, ठीक है। ऐसे लिखते थे बचपन में, तो क्या लिखते थे, पहले इंट्रो लिखते थे, फिर मेन पॉइंट्स लिखते थे, उसका मेन बॉडी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंक्लूजन लिखते थे। सेम आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी होता है। अब अगर मैं बात करूं इसको आपको कैसे करना है,
मैं अगर मानकर चलूं आप फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप पहली बार कर रहे हो, पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हो या 10th क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, तो आपको जरूरत होगी कि पहले आप बेसिक लेवल की चीजों से शुरू करो, ठीक, फिर आप इंटरमीडिएट की तरफ जाओगे और फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दोगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है। अच्छा, यहाँ पर ये एडवाइजेबल है कि जो सीक्वेंस आपको मैं अभी समझा रही हूँ कि बेसिक से शुरू करो, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर जाओ, फिर डिफिकल्ट लेवल पर जाओ, इसी की तरफ आपको जाना है। अल्टीमेट गोल क्या है कि हम हमारी स्ट्रैटेजीज को इंटीग्रेट कर कर बेस्ट आंसर राइटिंग लिखें, इसको हमारी आंसर राइटिंग में अच्छे से लगाकर तब हमारा बेस्ट आंसर लिख कर दे। चलिए अब डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या डूज है क्या डोंट्स है, हमें क्या नहीं करना और क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बहुत बार बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है लेकिन छोटी सी बात पूछ रहा होता है, बहुत बार एक ही लाइन का क्वेश्चन होता है लेकिन आपको क्वेश्चन ही प्रॉपरली नहीं समझ आ रहा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके पास डिफाइन वर्ड होगा, एग्जामिन होगा, एनालाइज होगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स के हिसाब से आपको जाना है। डिफाइन पूछा है या फिर क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, दोनों ही एक अलग अप्रोच में चले जाएंगे। क्रिटिकली एनालाइज में आपको बताना पड़ेगा हर एक चीजों को, हर एक पॉइंट को आपको क्रिटिकली यहाँ पर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या इसके पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। डिफाइन में आप बेसिक चीज लेकर चल रहे होगे, ये क्या होता है इसके बारे में कुछ चीजें बतानी है आपको। तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि किस तरह हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको समझना है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, और यहाँ पर अकॉर्डिंगली एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए। चलो फिर आपकी बात आती है एक मेंटल फ्रेमवर्क आपको बनाना है। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि भाई क्वेश्चन हमसे सो एंड सो चीज के बारे में पूछा जा रहा है, अब क्या करोगे, अब सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज से रिलेटेड की पॉइंट्स देखोगे, ठीक है, कि आपको उस चीज के बारे में क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या डेटा पता है, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कोई रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में, कोई अदर इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी थी, किसी का व्यू पॉइंट पढ़ा था, तो वो सारी चीजें समझोगे। उसके बाद में अपने की पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे, ठीक है। क्यों नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि जब आंसर लिख रहे होगे तो 5 पॉइंट दिमाग में आए, हो सकता है एक पॉइंट दिमाग से हट जाए जब आप लिख रहे हो, अंडर प्रेशर काम कर रहे होगे, प्रेशर सिचुएशन में हमारा दिमाग अलग अलग तरह से चलता है, तो प्रेशर सिचुएशन को संभालते हुए तब वर्क करोगे। फिर आता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होगी उसको प्रायोरिटाइज करोगे। अब यहाँ पर आपके जो आंसर्स होते हैं वो डेटा ड्रिवन होने चाहिए, ठीक है। डेटा ड्रिवन एज इन आपको अगर कोई रिपोर्ट पता है, कोई नंबर्स पता है, जैसे अब हमारा जीडीपी है या फिर इन्फ्लेशन है, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आए आपके पास, कुछ नंबर्स आपको पता है, तो उन नंबर्स को मेंशन करो, और नंबर गलत मत मेंशन कर देना। मान लो अब आप श्योर नहीं हो कि 4.75 नंबर था, लेकिन आप श्योर हो कि हाँ 4 से 5 के बीच में नंबर था, या फिर 4 से ज्यादा नंबर था, 5 से कम था, तो आप ऐसा भी कुछ यूज कर सकते हो वर्ड्स को कि इट वाज मोर देन 4% और इट वाज लेस देन 5% और अप्रोक्सीमेटली 4.75%, अगर आप श्योर नहीं हो तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिर वर्ड्स यूज करने हैं, और एकदम प्रॉपर डेटा याद है तो ही उसे यूज करो। दूसरा, प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत लंबी लंबी चीजें, बहुत लंबी लंबी बातें या फिर पैसिव लैंग्वेज ये सब नहीं यूज करना, कम शब्दों में अपनी बात को बेहतर तरीके से यहाँ पर बोलनी है, ठीक। चलो फिर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यूज करो, यहाँ पर फाइनेंशियल रेगुलेशंस यूज करो, आरबीआई की रिपोर्ट्स यूज करो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स यूज करो। आपको पता है कि कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अभी जैसे न्यूज में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब आपसे बोला जाए कि इंडिया में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पे पैरिटीज है वो बहुत हाई है, इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में जो पे होती है वो बाकी कंट्री से काफी कम होती है। तो अब हाल फिलहाल में हम न्यूज में बार बार एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, किसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जीडीकेपी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जहां पर ये बोला जा रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि लेबर बेस्ड में। तो अब आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर अपने आप को बेटर दिखा सकते हो, लेकिन अगेन इन बातों को भी तरीके से बोलना है, ओके।
चलो फिर फाइनेंशियल रेगुलेशंस आप बात कर सकते हो कि किस तरीके से आरबीआई की गाइडलाइंस आई हुई हैं या अदर गाइडलाइंस से भी ने दी हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया तो ईडा की बात कर सकते हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और अपनी आरबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें आप यहाँ पर कोट कर सकते हो ताकि आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसे बैक कर पाओ, उसे स्ट्रेंथन कर पाओ। फिर सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज यूज करनी है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज करनी। जरूरी नहीं है इंग्लिश में आपकी मास्टरी है तो आप सारी मास्टरी यहीं पर दिखाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। अगर आप ए बोल रहे हो तो सामने वाले को ए ही सुनाई दे, उसमें वो ये नहीं सोचने लगे कि निमोनिक्स तो नहीं यूज हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो आप बोल रहे हो उसको ही यहाँ पर दिखाने के लिए सिंपल इफेक्टिव लैंग्वेज। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको यूज नहीं करने हैं, जार्गन्स आपको नहीं यूज करने। ठीक है, बहुत ही कोई ऐसा जार्गन है जो बहुत ही कॉमन हो चुका है तो वो बात एक अलग है, अदरवाइज कोशिश करो जार्गन्स यूज ही ना करो। अच्छा, फिर क्या करोगे, अपनी जो भी बात बोल रहे हो उसको फैक्ट्स के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में सपोर्ट करोगे। तो जैसा मैंने बताया था, रिपोर्ट साइट कर सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आती है बात क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो डिविएट नहीं करना टॉपिक से। अब मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में आपको बता रही हूँ, बताते बताते मैं ऑब्जेक्टिव का बताने लग जाऊं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बताते बताते फिर मैं एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में बताने लग जाऊं तो क्या हो गया, डिविएट कर जाऊंगी मैं अपनी बात से। यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं करनी है, जो आपसे पूछा गया है उसी पर आपको अड़े रहना है। ये नहीं है कि हाँ भाई इस एक अम्ब्रेला में हमारे पास सो मनी चीजें आ रही हैं तो हम उन सारी चीजों को ही कवर कर रहे हैं, नहीं, जो मेन चीज पूछी गई है, जिस बारे में बात की जा रही है उसी को कवर करो। ठीक है, तो फोकस क्या रहेगा कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। अननेसेसरी इलैबोरेशंस आपको अवॉइड करनी है। एक ही बात को घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, ये सब नहीं है। एक बात में एक बार बात बोल दी। यहाँ पर आरबीआई का एक स्पेशल चीज होता है या नबार्ड का, सभी एग्जाम्स का एक्चुअली, कि अब आप जब लिख रहे हो, यूपीएससी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक बात बोल दी, उसको एक पॉइंट आपने देना है, भाई ये डेटा है, ये चीज बोली गई है, ये ऐसे है, फैक्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब मेरे व्यू पॉइंट में ऐसा भी है वैसा भी है, वो सब कहानियां नहीं लिखनी है, यहाँ कहानियां कोई नहीं सुनना चाहता। ओके, डोंट ओवरथिंक, राइट एफिशिएंटली। बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना, कोई टॉपिक मिला उस पर सोचे जा रहे हो और क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, इस एक क्वेश्चन को इतना परफेक्ट बनाने के पीछे पड़ गए कि अगले क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है। जो आपसे पूछा जा रहा है उसको एक बार समझो, उस पर आपकी क्या नॉलेज है उसको यूज करो। ठीक है, कुछ अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं पता है तो थोड़ा बहुत जो याद है उसको, जैसे मैंने बताया, मोर देन, लेस देन, अप्रोक्सीमेटली, ऐसे वर्ड्स यूज कर उसको सॉल्व करो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए। परफेक्ट आंसर का वेट मत करो, जो जानते हो उसी के ऊपर अपनी जो आंसर है उसको बिल्ड करो। अब कई बार क्या होता है ना, आपको 6 क्वेश्चन में से 4 सिलेक्ट करने थे, आपको 3 तो अच्छे से आते हैं, एक अच्छे से नहीं आता, तो अब इस एक के पीछे नहीं पड़े रहोगे। पहले जो 3 अच्छे से आते हैं उन्हें लिखो, फिर एक में जो भी चीजें आपको आती है, समझ आ रही है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, उसके ऊपर अपने आंसर को ड्राइव कर लो। आंसर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, परेशान मत होना। फिलोसोफाइज नहीं करना। ठीक है, फिलोसफीज यहाँ नहीं लिखनी है। यहाँ नहीं लिखना कि भाई हमें ऐसा लगता है, हमें वैसा लगता है, ये सब नहीं है। यहाँ पर आंसर्स एनालिटिकल होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए, फिलोसफिकल या एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ पर बैठकर आपको गांधी जी की फिलोसफीज को नहीं यूज करना। गांधी जी इज एन एग्जाम्पल, मतलब कोई भी आपको अपनी खुद की फिलोसफीज को भी नहीं लिखना है। ओके, अब आती है बात कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है आंसर की। तो पूरा अगर आप आंसर लिख रहे हो तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा, लेकिन अब इंट्रोडक्शन कौन से तरह का किस क्वेश्चन में जाएगा ये भी जरूरी है, इसको समझाना। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको जब लिखना है तो वर्ड लिमिट आपको कितनी यूज करनी है, 10 से 15% अपनी वर्ड लिमिट यहाँ पर यूज करनी है इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें या तो आप डिफाइन कर रहे हो अपने की कॉन्सेप्ट को, या फिर कंटेक्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हो कि भाई यहाँ पर सो एंड सो चीज हुई। अब वो क्वेश्चन के ऊपर होगा, हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन होगा, तो कौन सा हमारा इंट्रोडक्शन जाएगा वो भी मैं बताऊंगी।
यहाँ पर फैक्ट्स यूज करोगे, रिपोर्ट्स यूज करोगे, आरबीआई के जो नोटिफिकेशंस है इनको यूज कर रहे होगे। अब एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको रोल बताना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है ये बताने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाई ये क्या कर रहा है, वेल फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर कर रहा है, इन्फ्लेशन जो है उसे कंट्रोल कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी रोबस्ट होनी चाहिए वो देख रहा है, इसके अलावा सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं। आरबीआई का यहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल है और ये सारी बातें हमने हमारे इंट्रोडक्शन में लिखी। दैट्स इट। अब इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहाँ थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है, यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन टाइप देखनी है कि भाई एक फंडामेंटल ओवरव्यू दे सकते हो आप टॉपिक का, या फिर ये हमारे किसके लिए जाएगा, ये हमारे लिए जा रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर, ठीक है, जहां पर हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई सो एंड सो चीज है, एक ओवरव्यू दे दिया। फिर आता है डेटाबेस टाइप का, जहां पर हम डेटा यूज कर रहे हैं हमारे इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर हम फैक्ट्स यूज कर सकते हैं, स्टैट्स या रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आपसे पूछा गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही कोई चीज हमारी चल रही थी, तो यहाँ पर मान लो अब आप क्या करोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2023 बाय आरबीआई, जीएनपीएस जो थे हमारे वो उनका रेशियो इतना था, और जो हमारी बैंकिंग सेक्टर थी, बैंकिंग सेक्टर में हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर ये इतने परसेंट डिक्लाइन कर गया, ठीक है। तो जीएनपीएस क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो हमारा रेशियो है वो ओवरऑल इतना डिक्लाइन कर रहा है, मतलब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ रही है। फिर होते हैं डेफिनेशन टाइप्स। डेफिनेशन में हम एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती क्या है। तो यहाँ पर आप एक क्लियर डेफिनेशन दे रहे हो। अच्छा, कुछ डेफिनेशन हमारा वर्ल्ड बैंक दे देता है, या फिर डब्ल्यूएचओ दे देता है अगर हेल्थ रिलेटेड है, या फिर आरबीआई बहुत सारी डेफिनेशन आपको देकर रखता है, तो आप इनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक। चलो, फिर आती है रिसेंट इवेंट टाइप्स, जहां पर आप करंट अफेयर्स की नॉलेज को अपनी यूज करोगे, कोई पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उनको यूज कर रहे होगे। जैसे कि अब यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस की, ठीक है, कि भाई 2023 में यहाँ पर आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है इन फिनटेक सेक्टर, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आते हैं हमारी सेकेंड स्टेप पर, जो कि है हमारी मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें सब हेडिंग्स यूज करेंगे, या तो फिर बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी चीज हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है हमें उसको यूज करना है, उस बात को एड्रेस करना है। अब डिफाइन बोला, इवेल्युएट बोला, एग्जामिन बोला, तो अकॉर्डिंगली हम उस चीज के ऊपर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेटा, एग्जाम्पल सबको देंगे, ताकि हम हमारे रिस्पॉन्स को यहाँ पर सेंड इन कर पाए, यहाँ पर उसे बैक कर पाए। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही साइड्स हमें आर्ग्यूमेंट की देनी है। अगर यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इवैल्यूएट करना है, या आपसे मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह का पार्ट है जिसमें हमें इसकी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही बतानी है, तो आप दोनों चीजों को यहाँ पर एड्रेस करोगे, डिस्कस करोगे। अब एक एग्जाम्पल है कि हमसे अगर की एस्पेक्ट पूछी जा रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर हम आरबीआई का क्या रोल है, इसका इम्पैक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है, ये सारी बातें करेंगे। अप्रोच क्या है हमारे एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए, अब आपके पास दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, या तो हमें इवैल्यूएट करना है, या तो हमें एनालिटिकल क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे अप्रोच हमारी एनालिटिकल क्वेश्चंस में कैसी रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, या तो फिर हमें क्या करना है, इसका इम्पैक्ट एनालाइज करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, बैंक्स की स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये कैसे हेल्प करने वाला है, तो हम ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी किस तरह से हमारी बढ़ रही है, या फिर रूरल क्रेडिट पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है।
फिर आते हैं आपकी अप्रोच फॉर इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही लेकर चलोगे, ठीक है, जिसमें कि आप एक बैलेंस कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर मान लो टॉपिक आपका है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर ये टॉपिक है तो क्या करोगे, यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन बताओगे, चैलेंजेस बताओगे, ठीक है, इनसे क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, यहाँ पर ये क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, सब चीजें बताओगे। और वे फॉरवर्ड भी बताओगे कि भाई गवर्नमेंट किस तरह से हमें यहाँ पर नए नए इनिशिएटिव्स ला रही है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या क्या आ रहे हैं, आरबीआई कौन कौन सी यहाँ पर अपनी रेगुलेशंस लगा रही है, आरबीआई की यहाँ पर क्या एस्पेक्ट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन की जो डिबेट चलती रहती है उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा पार्ट आपके पास है करने के लिए। अब तीसरा आता है हमारा कंक्लूजन, लास्ट स्टेप है। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरह के कंक्लूजन्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे इन कंक्लूजन्स को आपको लिखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी जो की इनसाइट्स हैं इन्हें हमें 2 से 3 लाइन में समराइज करना है कि बेसिकली हमें अभी तक ये चीजें हमने कंक्लूड कर दिया पूरे आंसर को 2 से 3 पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो भी बात कर रहे हैं एक चीज याद रखना, जब भी कंक्लूजन लिखोगे कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन में बात की गई है तो एट द एंड ये नहीं बोलना है कि हाँ ये प्रॉब्लम बहुत खराब है, इसमें ये है वो है, नहीं। यहाँ पर बोलोगे गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले रही है, हमें और ये चीजें बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना व्यू पॉइंट दे दोगे कि हाँ व्यू पॉइंट एज इन कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता दोगे कि इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और इसे बाकी ग्लोबली कैसे सॉल्व किया जा रहा है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, ये सारी चीजें लोगे, लेकिन एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, एक पॉजिटिव पॉइंट पर ही अपने जो भी कंक्लूजन है उन्हें समराइज करोगे। पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सकते हो, पॉजिटिव नोट पर एंड करना है और प्रैक्टिकल नोट पर एंड करना है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स हो सकते हैं हमारे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समराइज कंक्लूजन्स हो सकते हैं। समराइज कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर आरबीआई और नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चंस में एग्जैक्टली आपसे इन डेप्थ एनालिसिस पूछी जाती है हमारे टॉपिक्स की, पॉलिसीज, स्कीम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर एक समराइज्ड कंक्लूजन आपको लिखना है जिसमें कि आप रिकैप करोगे सभी की फाइंडिंग्स का, आर्ग्यूमेंट्स का बहुत ही डायरेक्ट मैनर में, और यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो सब चीजें समझ जाए, आपके कोर पॉइंट समझ जाए। ये नहीं कि यहाँ डेटा मेंशन कर रहे हो, डेटा कहाँ मेंशन कर चुके हो अपनी मेन बॉडी में, यहाँ बस मेन बात लिख दे रहे हो आप अपनी कि आपको जो फील हो रहा है। जैसे इन कंक्लूजन द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैज एक्सेलरेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन yet resolving infrastructural and cyber security challenges remains vital for long term stability. Okay. दूसरा है बैलेंस कंक्लूजन। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये उन क्वेश्चंस के लिए है जहां पर आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के लिए यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। जहां पर अब आपके पास डिबेट्स चल रही हैं, फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई हमें क्या करना है, बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल में एक न्यूज था कि डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव जो है गवर्नमेंट की अब वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो चुकी है। गवर्नमेंट करेंटली 10,000 करोड़ से 25,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर टारगेट करके चल रही है। तो आप इन चीजों को यहाँ पर आपसे इस तरह की कोई न्यूज आ गई, कोई चीज आ गया जिसमें डिबेट है, तो आपकी बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ओके अच्छा, इन दिस केसेस यू वुड एक्नॉलेज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को यहाँ एक्नॉलेज करोगे और एक न्यूआंस्ड कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे जो कि बहुत ज्यादा किसी भी एक साइड की तरफ नहीं जा रही। अब ऐसा नहीं कि आपको प्राइवेटाइजेशन पसंद नहीं है बैंक्स का तो आप उसी चीज को बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाओ या उस चीज को अपने आंसर में दिखाओ, नहीं। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है जहां आप दोनों साइड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ओके चलो, अब आती है बात रिफॉर्मिस्ट कंक्लूजन की। रिफॉर्मिस्ट कंक्लूजन मतलब यहाँ पर वो कंक्लूजन जहां पर कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच दे रहे हो, आप सॉल्यूशंस बता रहे हो प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ये उन क्वेश्चंस के लिए है जो कि हमारी करंट इकोनॉमिक इश्यूज या चैलेंजेस से रिलेटेड है,
ठीक है, तो यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स दोगे कि या फिर इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताओगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या देख रहा है, यहाँ पर वो समझेगा कि भाई जो चीजें आपने अभी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, यहाँ पर एनालिसिस से थोड़ा बियॉन्ड आप सोच रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी चल रही है, तो आप यहाँ पर एक्शनेबल स्टेप्स प्रपोज करोगे। व्यू पॉइंट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं बता रही हूँ कि आपको बताना है कि व्हाट वी कैन डू बेटर। ओके, चलो अब अगर हम बात करें गिवन द एस्केलेटिंग रिस्क ऑफ डिजिटल फ्रॉड, जैसे कि हमारे डिजिटल फ्रॉड्स जो हैं उनकी वजह से जो रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर अर्जेंटली नीड्स टू बोल्स्टर regulatory oversight and enhance cyber security protocols to safeguard consumer interest। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें दे दी हैं। हमने बोला यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, यहाँ पर अब उन्हें ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें एक ओवरव्यू लेकर चलना होगा, अपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव करना होगा, एनहांस करना होगा, ताकि हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड कर पाए, राइट। तो यहाँ पर हमने एक्शनेबल स्टेप्स की बात की है। अब आता है फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन में क्या होगा, ये बेसिकली उन क्वेश्चंस के लिए आइडियल है जहां पर हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स या टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हो, यहाँ पर आप एक फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो और उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे फिनटेक के बारे में आ जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर आपका क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में आ जाए, या फिर आपकी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आ जाए, ठीक है, या फिर इंडिया की इकोनॉमिक रोड मैप के लिए आ जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना है, जैसे लुकिंग अहेड इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन इनटू फाइनेंशियल ऑपरेशंस में ट्रांसफॉर्म ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, ठीक है। चाहे हमारे जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती है वहां पर ब्लॉकचेन यूज होती है, ब्लॉकचेन से क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, तो हम यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हैं, और इसमें प्रोवाइडेड कि हमारी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी अडेप्ट कर पाए अकॉर्डिंगली। आगे समझ में, तो किस तरह के हमें यहाँ पर कंक्लूजन लिखने हैं, और कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो फॉर बोथ द आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एक एनालिसिस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ऐसे में आपका वे फॉरवर्ड जो होगा वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताएगा, एक्शंस बताएगा कि किस तरह से आपको इन इश्यूज को टैकल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन टाइप आपका कब परफेक्ट होगा, जब यहाँ पर आपका जो एग्जामिनर है उसको आप कॉन्क्रीट सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हो जिसको वो यहाँ पर लेना चाहता है, या फिर नेक्स्ट स्टेप्स आपकी क्या होनी चाहिए किसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। अब एक और एग्जांपल है, टू स्ट्रेंथन इंडियाज कैपिटल मार्केट्स अ वे फॉरवर्ड इंक्लूड्स स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी मेजर्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एनहांसिंग इन्वेस्टर एजुकेशन। दोस्तों एक बात बताती हूँ, ये बहुत लंबा सा लेक्चर हो गया है, ठीक है। अब आपको लगेगा इतनी सारी चीजें मैं कैसे समझूं या कैसे पढ़ूं, तो ये लेक्चर ना एक बार देखने के लिए नहीं है, और ये लेक्चर आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना है। जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी कौन सी अप्रोच से इंट्रो लिखना था, यहाँ पर मैं क्या ऐसे कंक्लूजन लिख सकता था, तो उस सारी चीजों को ना ये टैकल करता हुआ चलेगा। तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर वन टाइम व्यू, इट इज फॉर योर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिपरेशन। जो भी आपको 6 महीने 8 महीने अभी डिस्क्रिप्टिव के लिए जाएंगे, बीच बीच में देखते रहो, एग्जाम्पल्स देखते रहो, कैसे कंक्लूजन आप लिख रहे हो, किस तरह के कंक्लूजन आप यूज कर सकते हो, किस तरह की बॉडी आपको लिखनी है, किस तरह की इंट्रोडक्शन आपको लिखनी है, ये सारी चीजें ना आपको बार बार इसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसे अपनी जो नोटबुक है या जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिस भी तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो इसे सिर्फ देख के छोड़ने वाला वीडियो नहीं है, वैसा वीडियो प्लीज मत समझना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीआई और नाबार्ड ग्रेड ए, तो आरबीआई में हमारे कंक्लूजन जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशंस की नॉलेज अच्छी होगी, बैंकिंग सेक्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, समराइज जब हम कर रहे हैं तो रिफॉर्म्स प्रपोज कर सकते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, जिससे हमारी नॉलेज भी पता चले और क्लैरिटी भी। अगर नाबार्ड ग्रेड ए के लिए कर रहे हो तो रूरल डेवलपमेंट की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, एनवायरमेंटल इश्यूज की तरफ आपको फोकस रहना है। तो यहाँ पर एनालिटिकल इंसाइट्स आपकी ब्लेंड होनी चाहिए
प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के सॉल्यूशंस आप ऑफर कर रहे हो, जो रिफॉर्म्स आप दे रहे हो वो इंडिया की इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी, उसके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे गोल्स को यहाँ पर टैकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब एक एडिशनल स्ट्रक्चर टिप्स है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सब सेक्शंस में अपने आंसर को डिवाइड करके चलना है, ठीक है। और फिर हर एक पार्ट जो है क्वेश्चन का उसको यहाँ पर एड्रेस करोगे। अब एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे दी, 3 यहाँ पर सब पार्ट हो गए, तो हर एक को एक एक करके एड्रेस करते हुए चल रहे हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसे आप रीड कर सकते हो। फिर रीडेबिलिटी जो है आपकी उसको एनहांस करोगे, एंगेजमेंट को यहाँ पर एनहांस करने की कोशिश करोगे, तो शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस लिखोगे, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। और कुछ फ्रेश एग्जांपल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे कि भाई नाबार्ड का अगर रोल की बात हो रही है तो नाबार्ड से रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट के हाल फिलहाल के इनिशिएटिव्स हैं तो उन्हें यहाँ पर बताओगे, नाबार्ड के कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो बताओगे। हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नाबार्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर यहाँ पर कोलैबोरेट करके कुछ स्टार्ट किया हो वो बताओगे। तो इस तरह से आपको जाना होगा आगे। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोशिश क्या करनी है कि यहाँ पर जैसे अब आपके पास में सेबी का रोल आ जाए कि कैपिटल मार्केट रेगुलेशन में क्या है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दोगे, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बताओगे, मार्केट सर्विलेंस की बात करोगे, चैलेंजेस, कंक्लूजन्स, ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। अब आती है बात कि बुलेट में लिखना है या फिर पैराग्राफ्स में लिखना है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर एनालिटिकल है या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो पैराग्राफ लिखोगे, फैक्ट बेस्ड है तो कोशिश करोगे बुलेट्स में लिख दो, और हाइब्रिड अप्रोच भी यूज कर सकते हो कि कुछ चीजें आपने पैराग्राफ में कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख दी, जहां पर कि अगर आपको डिमांड लग रही है कि क्वेश्चन की कुछ इस तरह की डिमांड है, ठीक। यहाँ पर आपके पास में एक एग्जाम्पल है जहां पर आरबीआई का रेगुलेशन में कि भाई फिनटेक स्टार्टअप को कैसे रेगुलेट करना है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और बुलेट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाते हैं। अभी तक तो हमने बेसिक समझा, स्ट्रक्चर समझा, बेसिकली आपको कैसे शुरुआत करनी है। अब आप आ जाते हो इंटरमीडिएट लेवल पर, तो यहाँ पर अब आपको रिफाइन करनी है अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स। नाउ यू नो हाउ टू राइट योर इंट्रोडक्शन, कौन सा इंट्रोडक्शन कहाँ लगेगा, कैसे हमें करना है काम, ठीक है। अब कहाँ पर आओगे, अब आ गए कि अब अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो एबीसी याद रखनी है आंसर राइटिंग की। एबीसी क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, मतलब यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए डेटा, जैसा मैंने बताया था वर्ड्स यूज कर सकते हो अगर करेक्ट डेटा नहीं पता है, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट होने चाहिए। अगर आप ये बोलकर कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो कि आरबीआई ने प्रोवाइड की है तो सच में आरबीआई ने देनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन अपने मन की लिख दी और नाम आरबीआई का लिख दिया, ये नहीं करना है, ओके। चलो, फिर कंसाइज होना चाहिए, लेंथी एक्सप्लेनेशंस आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल मैनर में आपको लिखना है, क्लैरिटी के साथ में लिखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, 15 मार्क के क्वेश्चन है 20 से 22 मिनट दोगे, और 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 से 18 मिनट दोगे पर क्वेश्चन। उसके अलावा जो भी फैमिलियर क्वेश्चंस, आप इतने सारे क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा, तो उन्हीं के साथ में स्टार्ट करना है ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो जाए। अच्छा, परफेक्शनिज्म को फिर से अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो आता है जैसा आता है उसी के की पॉइंट्स लिखकर अपना स्टार्ट करना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एडवांस लेवल में क्या करोगे, मास्टर करोगे अब अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को, तो यहाँ पर अपनी ओपन बुक प्रैक्टिस जो है उससे स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो देखो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आंसर राइटिंग, सबसे पहले टाइम पर, ठीक है, पहली बार लिखोगे आंसर, कैसे लिखोगे, सबसे पहले ना मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको, अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जाकर डेटा देखोगे, यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करोगे, अपनी बुक्स देखोगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स देखोगे, मैम ने सर ने क्या पढ़ाया है, क्या आता है, इंटरनेट पर कुछ पढ़ा होगा, सारी चीजें पढ़ोगे, पढ़ के उन्हें थोड़ा सा लर्न करने की, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। कर लिया, मान लो 1 घंटा आपने दे दिया, 1 घंटा मत देना, 15-20 मिनट का काम है, हो गया। अब 10 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट के ब्रेक के बाद में अब आंसर लिखने बैठो, आंसर लेकिन खुद से लिखना, ये नहीं है कि अब आंसर जो है
किसी एक वेबसाइट को कॉपी किया और कॉपी कर कर सोचा अरे कितना अच्छा आंसर लिखा है, या किसी को दे दिया गाइड को, या कहीं पर भी आपने पेस्ट कर दिया कि देखो मैं दूसरों से बेहतर कर रहा हूँ। आज शायद आपको मन की खुशी मिल जाए, एग्जाम में तो कोई हेल्प होने वाली है नहीं, मन की खुशी के लिए कोई काम नहीं करना है, मन की खुशी वही अच्छी है जो सच्चाई से बनी हो। तो क्वेश्चन को तभी लिखना जब आपने खुद ने सब चीजें पढ़ ली है और खुद से वो आंसर लिखा है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, इतना बुरा आंसर लिख दोगे कि कोई 10 में से तुम्हें 2 नंबर दे, ठीक है, लेकिन पहली बार में 2 नंबर भी बहुत अच्छे हैं अगर खुद की मेहनत के हैं, क्योंकि उन 2 नंबर को ही 8 नंबर में तब्दील करना है। ओके, चलो, प्रोग्रेस टू राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। तो यहाँ पर क्या करोगे फिर, अब यहाँ से अपनी मेमोरी से रिकॉल करना और स्पीड अपनी इंप्रूव करनी शुरू करोगे। अब मैंने क्या बताया था, एक था कि भाई हमने अभी पढ़ना शुरू किया है तभी हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी शुरू हुई है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, अंडर द ओशन बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज तो नहीं पता होती। अब धीरे धीरे चीजें पता होने लग गई, क्वेश्चंस वो आने लग गए जो नॉलेज मुझे थी, ठीक है। अब इंटरनेट पर नहीं जाऊंगा, पहले खुद से लिखूंगी कि मुझे क्या क्या आता है, खुद से लिखा, लिखने के बाद में फिर अपने आंसर्स को इवेलुएट करवाया, फिर देखा मैं और कैसे इसे बेटर कर सकता था या कर सकती थी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाते हैं, उनको आप यूज करो और यहाँ पर देखो कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। इसके बाद में कोई अगर पॉसिबल हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक, जहां पर आपको एक्सपर्ट फीडबैक या एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। अब आती है बात, एक ल्यूसिड आंसर राइटिंग स्टाइल आपके पास कैसा होना चाहिए। अपनी खुद की आंसर राइटिंग स्टाइल बनाओगे, अब है ना मास्टरिंग वाली लेवल पर आ गए हो, तो यहाँ पर जार्गन्स फालतू में नहीं यूज करने हैं, एक्टिव वॉइस का यूज करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करना है, आंसर टेम्पलेट डेवलप करने शुरू करो खुद के लिए कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आया तो इस तरह का टेम्पलेट है, ये वाला क्वेश्चन आया ये वाला टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के अंदर लिखना शुरू करोगे तो वर्ड लिमिट भी फॉलो कर पाओगे, आंसर भी अच्छे स्ट्रक्चर कर पाओगे। और यहाँ पर इंटीग्रेट करनी है आरबीआई की रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे डेटा जो भी आपको मिले, ताकि क्रेडिबिलिटी आपके आंसर्स में ऐड हो पाए। तो क्रेडिबिलिटी को आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर एक फाइनल थॉट है कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये एक स्किल है, स्किल मास्टर कर रहे हो, और स्किल कैसे होती है, आपकी प्रैक्टिस से होती है, ठीक है। बचपन में जब 1+2 करना होता था तो कैसे करना सिखाती थी टीचर्स, 1 1 2 1 2 3 ऐसे सीखते थे। फिर कैसे सीखना शुरू किया, उसके बाद फिंगर से 1 1 2 1 2 3, ठीक। आप कैसे बोलते हो, 1 और 2 3, बस सिंपल, राइट। तो यहाँ पर बोल इतना भी नहीं बोलना पड़ता, फिर एक टाइम पर आकर सीधे बोल दोगे 3। तो ये ही ऐसे ही आंसर राइटिंग है, धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए लिखना सीख लिया है और ए लिखने से अब सीधे सेंटेंस लिखने पहुंच जाओगे, सेंटेंस के रूल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। और ए से यहाँ पर 1000 वर्ड्स होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। मास्टरिंग करोगे स्ट्रक्चर पर, अपनी एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखोगे और इनकॉर्पोरेट करोगे रेलेवेंट फैक्ट्स को, ठीक है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस आपकी हो पाए। वर्ड लिमिट्स तक स्टिक करना है, टाइम को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करना है और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनी रखनी होगी, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या करना है। इस वीडियो को कम से कम 3 बार देख लेना है आरबीआई के एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आरबीआई के एग्जाम से पहले इस वीडियो का एटलीस्ट 3 बार देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे समर्थ 2.0 बैच की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा समर्थ 2.0 बैच चल रहा है हमारे आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल रहे हैं, 3800 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, 125 से ज्यादा हैंड रिटन नोट्स, 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 24/7 आप यहाँ पर डाउट सपोर्ट मिलता है जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। ये बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 फरवरी से और 31 मार्च को ये एंड हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक रेगुलर प्लान है जहाँ पर आपको सभी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। इसका प्राइस है 2499। प्रो प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, जैसे बुक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बुक ड्रोना सेट मिलता है हार्ड कॉपी में, इसके अलावा टेस्ट पास मिल जाता है, बुक बैंकिंग खजाना मिलता है, इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, बैटल ग्राउंड मिलता है फॉर प्रैक्टिस विद फन, मेंटरशिप सेशंस आपको साथ में मिलते हैं और इंटरव्यू बैच एक्सेस भी आपको मिल रही होती है, ओके।
तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में कोर्स की ड्यूरेशन हमारी कब से कब तक की है, तो 26 अगस्त तक हमारी कोर्स की ड्यूरेशन है। वैलिडिटी इसकी 31 मार्च 2026 तक है। यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं और उसके बाद में वही लेक्चर्स जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते हैं। एग्जाम गाइडेंस आपको हमारे पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स पर मिलता है। 1-to-1 इमोशनल वेलबींग सपोर्ट भी आपको मिलता है। इसके अलावा इन पर्सन सपोर्ट एंड हेल्प डेस्क भी आपको मिलती है। सब्जेक्ट्स हम कौन कौन से कवर कर रहे हैं, हमारे आरबीआई से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने चीजें, तो यहाँ पर मैं आपको एएफएम एंड बीएफएम का जो पार्ट है वो पढ़ा रही होती हूँ। तो बेसिकली आपके एग्जाम में यहाँ पर फाइनेंस मैं पढ़ा रही हूँ, भास्कर सर आपको मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, आशीष सर आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें हमारे सुमित जायसवाल सर आपको पॉइंट पढ़ाएंगे, सचिन आर्वेकर सर आपको रीजनिंग, सुष्मिता मैम आपको जीए बीए एंड करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी एंड आचल शर्मा मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर जो हैं ये यहाँ पर आपको 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए अब इसके अलावा अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।